नाजरीन, मंगला डैम 1967 में मुकम्मल किया गया। उस वक्त डैम में 5.88 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा किया जा सकता था। ताहम झील में मिट्टी भरने के कुदरती अमल की वजह से 2004 तक पानी जखीरा करने की सलाहियत कम होकर 4.67 मिलियन एकड़ फुट रह गई। बाद इस कमी को पूरा करने के लिए मंगला डैम रेजिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जो दिसंबर 2009 में मुकम्मल हुआ। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए यहाँ के मुकामी लोगों से मुआहदे किए गए और बेशतर लोगों की अराजी इसकी मद में आ गई, जिसके बाद मुख्तलिफ जगहों के सर्वे किए गए और मुतल्लिका लोगों को मुतबादिल अराजियाँ अलॉट की गयी। ये काम मुतासरीन के नाम जगहों की कोडिंग करके मुकम्मल किया गया और नुकसान की मद में मुकामी लोगों को इसका मुआवजा भी अदा किया गया। मगर बेशतर मुतासरीन ऐसे भी ठहरे जिनके नामों पर दौरान सर्वे कोडिंग ना हो सकी और वो अपना हक लेने से महरूम रह गए, जिसकी तगदो के लिए वो आज भी अपनी कानूनी जंग जारी रखे हुए हैं। ऐसे ही एक मंगला डैम रेजिंग के मुतासरा शख्स, जिनके वालिद का नाम दौरान सर्वे कोडिंग में शामिल न किया गया, वो आज भी इंसाफ हासिल करने के लिए मुतल्लिका इदारों के चक्कर लगाने पर मजबूर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम परदेस से देश तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बरतानिया में नाज़रीन पाकिस्तानियों की आमद का सिलसिला तो क़याम पाकिस्तान से पहले ही शुरू हो गया था, जब सैकड़ों लोग जो थे वो मुलाजमत के दौरान बरतानिया जाकर रुक गए थे और फिर वहीं के होकर रह गए। क़याम पाकिस्तान के बाद बिलखुसूस 50 और 60 की दिहाई में ये तादाद लाखों में पहुँच गई। फिर इन तारकीन वतन ने न सिर्फ अपनी मेहनत से बरतानिया की तामीर और तरक्की में एक अहम रोल प्ले किया, बल्कि सालाना करोड़ों अरबों रुपए का जो ज़र मुबादला है ये वतन अज़ीज़ की तामीर और तरक्की के लिए भी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भेजा। अगर ये कहा जाए तो ये ज़्यादा दुरुस्त होगा कि दुनिया के कोने कोने में फैले ये जो तारकीन वतन है मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। यही नहीं बल्कि मुल्क में किसी भी नागहानी आफत पैदा होने की सूरत में इन लोगों ने हमेशा भरपूर अपना रोल प्ले किया है। वो मुल्क की तारीख के तबाहकुन ज़लज़ले हों, सैलाब हो या हुकूमत की कर्ज उतारो, मुल्क सवारो अपील, इन तारकीन वतन ने वतन की मिट्टी की पुकार पर हमेशा लब्बैक कहा। इसके अलावा इन तारकीन वतन को जो सबसे बड़ा मसला जो पेश रहता है वो यहाँ मौजूद उनकी जायदाद और मकानात का है, इनकी प्रॉपर्टी का है। इन तारकीन वतन के साल से बैरून मुल्क क़याम के बायस इनकी जायदादें हैं, इनके प्लॉट्स और मकानात पर कब्जा कर लिया जाता है, जिन्हें वागुजार कराने के लिए उन्हें मुतालिका इदारों से रुजू करना पड़ता है। लेकिन अक्सर ऐसे मामलात को पीछे कुछ नामी गरामी लोगों का, बासर लोगों का हाथ होता है, जो मामलात को तूल देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और ऐसे भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपना हक हासिल करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। इंसाफ के उसूल में बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे ही मामलात मंगला डैम के मुतासरीन को भी दरपेश हैं, जो साल से अपना हक हासिल करने के लिए मुख्तलिफ इदारों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। आज की जो हमारे प्रोग्राम की स्टोरी है ये बरतानिया में मुकीम अवैस राजपूत की है। मुतासरा शख्स अवैस राजपूत का ताल्लुक मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है और गुज़श्ता कई सालों से बरतानिया का शहर है ब्रेडफोर्ड, वहाँ पर रहते हैं। अवैस राजपूत के मुताबिक मंगला डैम रेजिंग प्रोजेक्ट में उनके आबाई घर मुतासिर हुए थे, क्योंकि मुतासरा शख्सी अहलखाना बरतानिया में ही रिहाइश पजीर थे। इसलिए जब मंगला डैम मुतासरीन को मुतबादिल जगह फराहम करने के लिए सर्वे और कोडिंग की जा रही थी, उस वक्त उनके अहलखाना के नाम सर्वे कोडिंग फहरिस्त में शामिल ना हो सके। अवैस राजपूत का ये भी कहना है कि दौरान सर्वे उन्हीं के हकीकी चचाओं के नाम कोड नंबर लगाए गए थे। इसके अलावा मीरपुर में ही वाक़ न्यू सिटी में प्लॉट भी अलॉट किए गए थे, लेकिन उस दौरान उनके जो चचा थे उन्होंने अवैस राजपूत के अहल खाना को इस चीज़ से बिल्कुल इन्फॉर्म नहीं किया, लाइल्म रखा और अपने नाम कोडिंग करवाने से उस वजह से वो महरूम रहे। जबकि अवैस राजपूत का ये भी कहना है कि जिन जगहों पर दौरान सर्वे कोडिंग की गई वहाँ पर मकानात उनके वालिद अब्दुल रज़ाक ने खुद तामीर करवाए, लेकिन दौरान सर्वे उनके चचाओं ने उनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा भी उठाया और दौरान सर्वे कोड अपने नाम लगवा लिए और हुकूमत की तरफ से दिया गया मुआवजा भी वसूल कर लिया था। बकौल अवैस राजपूत 1998 में उनके वालिद वफात पा गए थे, जिसके बाद वो पाकिस्तान आए और फिर उन्हें सारे मामले का इल्म हुआ कि मंगला डैम रेजिंग प्रोजेक्ट में उनके वालिद का नाम ही शामिल नहीं है, जबकि मौके पर ही उनके वालिद की जानिब से तामीर करवाए गए मकानात के खंडर नुमा निशानात भी मौजूद थे। हक के हुसूल के लिए मुतासर शख्स ने मुतल्लिका इदारों से रब्ता भी कर रखा है, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हो सकी है। ये सारा क्या मामला है इस पर बात करेंगे। अवैस राज से हमारे साथ होंगे वकार बाबर, वहाँ के नुमाइंदे वो भी हमारे साथ, नुमाइंदा मीरपुर सज्जाद जराल भी होंगे, माहिर कानून वकार मुश्ताक तूर भी हैं हमारे साथ और कलेक्टर
मीरपुर आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद अयूब का भी मौक़िफ़ हमने लिया था, वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले वकार बाबर से मैं बात करती हूँ। वकार, काफ़ी पुराना ये मामला है। मंगला डैम रेजिंग के दौरान जो लोगों के घर मुतासिर हुए थे, उसके बाद इन्होंने काफ़ी अरसे के बाद रुजू किया। ज़ाहिर है वो बता रहे हैं कि जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ तब उनको इस सारे मामले का इल्म हुआ। इस तरह के मामलात में क्या किसी को दोबारा उनका हक मिला है, जो मंगला डैम रेजिंग के दौरान जिनके घर महरूम हुए थे जो अपने घरों से? जी शाजिया, बिल्कुल काफ़ी लोगों को जो है इस तरह के जो केसेस हैं उनको मिला भी है, लेकिन अवैस साहब क्योंकि काफ़ी अरसे से यहाँ पे मुकीम है और इनके वालिद साहब वहाँ पे उनकी वफ़ात के बाद इनको पता चला। इनका केस बकौल इनके बहुत पुराना केस है, मगर काफ़ी तगो-दो के बावजूद, जैसा कि पाकिस्तान में अक्सर ऐसे ही होता है कि जो लोग बाहर होते हैं उनके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाता है। काफ़ी तगो-दो के बाद भी कोई पेशरफ्त ना हो सकी। जब उनको 92 न्यूज़ के प्रोग्राम प्रदेश से देश तक के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया। अच्छा। और काफ़ी पुरुम्मीद भी हैं इनको, ताकि इनका जो केस है एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर हाईलाइट होगा और इनको एक कवी उम्मीद है कि इनके केस में ज़रूर जो है वो पेशरफ्त होगी। तो इनका जो केस है, जैसा आपने इंट्रो में भी बता दिया कि इनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इनके वालिद साहब के साथ इम्तियाजी सलूक बरता गया। इनके बकौल इनके दादा जो थे उन्होंने भी काफ़ी इम्तियाजी सलूक किया, क्योंकि इनके वालिद साहब जो थे वो सरकारी मुलाजम थे और काफ़ी वेल ऑफ थे। सरकारी नौकरी के साथ साथ जो है वो अपना साथ कोई बिजनेस भी था उनका, जिसकी वजह से उनके पास जो पैसे थे वो काफ़ी थे। मतलब उन्हीं की वजह से जो जायदाद उन्होंने अपनी जो इनको मिली थी अपने वालिदैन की जानिब से जो मिलनी थी, उसके अलावा भी उन्होंने अपनी जायदाद जो थी वो वहाँ पे, जैसे उन्होंने वहाँ पे मकानात भी तामीर करवाए थे बकौल अवैस राजपूत साहब के, कि उनको अब पता चला है जाके कि इनके वालिद साहब ने कुछ अपने पैसे जो उनके पास थे वो भी यहाँ पे खर्च किए, जिनमें से भी उनको अभी तक जो है वो कुछ नहीं मिल पा रहा। और इसके अलावा जब वहाँ अलाटमेंट हुई और उसके अलावा उनको कुछ मुआवजे तो उनके बकौल उनके चचाओं ने हासिल कर लिए, उनमें से भी उनको कुछ ना मिला। और कुछ जो ज़मीन थी वो सिंध में मकैलो में जो है इनको मिली थी, और वहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दरख्त भी उगाए थे, जो तकरीबन जिनकी तादाद वो बता रहे थे कि 500 से ज़ायद जो दरख्त थे वो भी इनके चचाओं ने वहाँ से। तो अभी कोई कानूनी कार्रवाई की हुई है इन्होंने? जी बिल्कुल, इन्होंने कानून से बहुत राब्ते किए, हर जगह पे हर प्लेटफॉर्म पे ये गए, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की अपनी जानिब से, लेकिन अभी तक इनको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो नहीं मिल पा रहा। प्रोग्राम में मुझे एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जी अवैस, आप लोगों का एक कमीशन का इदारा है वहाँ पर, आप वहाँ पर गए? जो ओवरसीज़ कमीशन है जो लोगों की इस तरह की प्रॉब्लम सुनता है, फिर यहाँ पर उनको मुख्तलिफ इदारों को बताया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है ताकि मसला हल हो सके। आप ओवरसीज़ कमीशन का जो इदारा है वहाँ आपने रुजू किया? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जी हाँ बिल्कुल, मैं जो है वो अपना यूके में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसके थ्रू जो है फिर वो मैंने उसको रुजू किया था। एक दफ़ा नहीं, 3-4-5 दफ़ा जो है वो एप्लीकेशनें दी हैं, लेकिन वो एप्लीकेशनों की हद तक ही है, क्योंकि जो मेरे मद्दे मुकाबले बड़े बाअसर हैं तो ये बस एप्लीकेशनों की हद तक रहता है, तो उसके बाद कुछ भी उसका जवाब मुझे नहीं मिलता जो है ना। मैंने 99 में, मेरे वालिद साहब का 98 में इंतकाल हुआ। थोड़ा सा मैं क्लेरिफाई कर दूं, कुछ चीज़ें बीच में आपने जो बोली हैं उसमें थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन करने की ज़रूरत है। क्या? 1999 में मैं जब आया था तो उस वक्त अपराइजिंग नहीं हुई, सेकंड अपराइजिंग जो है वो बाद में हुई है। मेरे वालिद साहब का 98 में इंतकाल हुआ, तो चूँकि वहाँ प्रॉब्लम्स थे, मेरी स्टे वहाँ पक्की नहीं थी, तो वालिद साहब से जब मेरी बात हुई, पहला जब हार्ट अटैक उनको हुआ,
और इस मामले ये जो हालात हैं इसका मेरे चाचा बिलखसूस जो सज्जाद अहमद राजा हैं, सबसे छोटे चाचा हैं, और इन सब चाचाओं को मेरे वालिद साहब ने ही पाला है क्योंकि वालिद साहब बड़े थे। तो अब कहने का मकसद ये है कि ये वो बातें हैं जो कि फैमिली मैटर्स हैं, अगर फैमिली में हल हो जाते तो बेहतर था, मैं यहाँ ना बैठता, लेकिन ये फैमिली मैटर्स नहीं हैं। मेरे जहाँ मेरी हेरिटेज है, जिस मेरे मुल्क पाकिस्तान की, जहाँ पे मेरे वालिदैन की कब्रें, तो इसमें यही है कि एक तो मैं आपको ये बताऊँ कि 99 में अपराइजिंग नहीं हुई, अपराइजिंग उसके बाद हुई है। 2001 में मेरी वालदा का जब इंतकाल हुआ तो इन चाचाओं ने मुझे बहुत तंग किया, मेरी वालदा जब ज़िंदा थी तो भी तंग किया। इनका पॉइंट यही था कि वो 385 एकड़ जगह मीरपुर मथैलो खाली जगह नहीं, वो मीरपुर मथैलो नाम है उस जगह का, उसकी जो डिस्ट्रिक्ट है गुटकी है, और उसके बाद जो उसका जो डिवीज़न है वो सखर है। तो इन्होंने वहाँ पे जो है ना वो मेन टारगेट था वो। अच्छा, जब मंगला डैम रेजिंग प्रोजेक्ट जो था ये किस सन में आप लोगों के घर मुतासिर हुए थे, कुछ याद? हाँ नहीं, पहला, हाँ मैं बताता हूँ, जो पहला जो था वो 1967 में ना जो है ना वो बना। पहली अपराइजिंग थी 1967 में थी। ये जो अब मकान के मेरे 4-5 इशू हैं और ये सब ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम में आता, 1 बाय 1 मैं आपको सब बताता हूँ ना। जो आप मंगला डैम की बात की, पहली अपराइजिंग जो है वो 1967 में हुई है, जिसमें हमारे मकानात मुतासिर हुए। मेरे वालिद साहब 1954 में कराची में पुलिस में गए। उसके बाद फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो काम बड़ा अच्छा करते थे, लगन थी, फिर पैशन था कि भाई मुल्क के लिए कुछ करना है। तो फिर कराची में ही उनको फिर जो है मज़ीद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उसमें वो चले गए 1960 में। फिर वो 1956, 57, 58, 59, 60 हत्ता कि 61 तक जो जहाज़, जो हवाई जहाज़ है वो यूके के लिए कराची से जाता था। तो मेरे वाले साहब साथ फिर कारोबार भी करते थे, जो वहाँ पे जो रिक्रूटिंग एजेंसी भी थी उनकी, मतलब ये जो बंदे बाहर बेचते हैं, तो वो फिर इंग्लैंड में ज़्यादातर बंदे बेचते थे। तो ये इलाके में जो बकौल जो बूढ़े अभी बुज़ुर्ग जो मेरे ज़िंदा हैं वहाँ पे, जो कि मेरे ही फैमिली के नहीं बल्कि हमारे गांव के इर्द गिर्द के गांव जो हमारे घर को जानते हैं, वो भी किसी की 95 साल उम्र है, किसी की 80 साल उम्र है, और अभी हवास हैं वो, उसमें औरतें भी हैं, मर्द हजरात भी हैं। तो वो ये कहते हैं बेटा उस वक़्त इस इलाके में तुम्हारे वालिद साहब के पास पैसे हुआ करते थे, और डाक बंगला। मैंने कहा जी ये वो कहने लगे डाक बंगला आपके वालिद ने ख़रीदा था। तो मैंने कहा डाक बंगला क्या होता है? तो वो फिर बताने लगे डाक बंगला जो है पुराने वो गोरों ने, जब अंग्रेज़ों ने जो यहाँ तामीरात की हुई थी पार्टीशन से पहले, तो उसमें पुराना मीरपुर जो होता था, तो उसमें वो डाक बंगला तुम्हारे वालिद ने ख़रीदा था, पैसे उनके पास थे। तो वो इतना बड़ा था कि वो यॉर्कशायर स्टोन, जो सब ब्रैडफोर्ड में होता है ना, यॉर्कशायर स्टोन कहते हैं उसको, हमारे यहाँ को बड़ा अच्छे पत्थर के मकान बने हुए हैं, तो उनकी लाइफ बड़ी लॉन्ग होती है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा बुज़ुर्गों को वहाँ जो यहाँ जो ज़िंदा है अभी, मैंने कहा जनाब ये समझ नहीं आई, जो मेरे जो वालिद साहब ये जो मकान बने हुए ये किस तरह यॉर्कशायर स्टोन इतना पुराना कैसे यहाँ आ गया? फिर उन्होंने बताया कि ये जो चूँकि डाक बंगला था वो गोरों ने, अंग्रेज़ों ने तामीर कराए हुए थे पुराने मीरपुर में, तो ये तुम्हारे वालिद फिर लोग वहाँ बेचना शुरू कर दिए थे लोगों ने। तो उसमें तुम्हारा मतलब जो वो उस वक्त जो सरकार थी वहाँ पे जो है ना, तो फिर मेरे वालिद ने वो इतना बड़ा था कि उससे वो आबाई गाँव मतलब जो मकान भी बनाया 1960 में, जिसमें ये मेरे सारे चचा पले बड़े हैं जो वो मकान मेरे वालिद ने बनाया है। अच्छा, उसके बाद जो है फिर वो इतना ज़्यादा वो मलबा था कि ऊपर भी एक वो जगह है हमारी वो जमुई में, उसमें भी मेरे वालिद ने मकान बनाया। फिर उसके बाद जो है वो न्यू सिटी ना ये इस्लामगढ़ न्यू टाउन हैमलेट इस्लामगढ़ के अंदर ही है, उसमें भी मेरे वालिद साहब ने वो एक थोड़ा सा वो एक दीवार जो है कि भाई ये ब्रिटिश स्टाइल रहेगा कि यॉर्कशायर स्टोन नज़र आ रहा है, तो वो दीवार बनाई उन्होंने जी। तो लेकिन जो है ना ये एक तो वो था ना, 1960 में मेरे वालिद साहब ने मकान बनाया। जब अब पहली अपराइजिंग हुई 1967 में, तो इसका मुआवजा मिल गया हमें ना। जब मुआवजा ले लिया तो वो जगह खालसा सरकार क्राउन लैंड हो जाती है, तो फिर ये जगह जो है वो सरकार के पास चली गई। अब जब मैं यहाँ पे जब आया सेकंड अपराइजिंग में कि भाई ये मामला हुआ है, तो अब मतलब ये मैं पिछले साल आया हूँ अक्टूबर में जो है ना 2017 में। तो जब यहाँ पे आया हूँ तो फिर मैं आगे पीछे गया हूँ लोगों के पास, हर किसी के पास मैं गया, हर वो जो जगह होती है जहाँ से मुझे इंसाफ मिलने की जो है वो उम्मीद थी, मैंने वो जाके उस चैनल को जो उसके मुश्ताक तो मायरे कानून है, मैं चाहती हूँ उनसे भी आप थोड़ी सी आपको कोई गाइडलाइन मिल जाए कि 67 का ये मामला है जब ये सारी मंगला डैम रेजिंग जो पहली आप बता रहे हैं कि तब रेजिंग हुई थी। ना जो हाँ, एक मिनट में क्लियर कर दूं आपको, 67 में जो था वो पहली अपराइजिंग थी। जी हाँ जी, उसमें कोई मामला नहीं तो, कोई वालिद साहब जिंदा थे,
उसमें वालिद साहब जिंदा थे, तो ये छोटे थे सारे चाचे जो मेरे हैं ना। 60 जो 67 में भी, बल्कि जो 60 में जो मकान बना है, मेरे वालिद साहब जो है 54 में सरकारी मुलाजिम हुए, 17 साल उम्र थी उनकी। 60 में जितने भी चचा हजरात हैं मेरे, जितने भी हैं, वो जो है ना 12 साल 15 साल से ऊपर उनकी उम्र ही नहीं हुई होगी जो है ना। तो ये जाते आते साथ ही मकान बना लिए इन्होंने। कहने का मकसद ये है कि ये दूध और बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है। 1960 में मेरे वालिद की एज देख लें, मेरे पास सर्विस बुक है मेरे वालिद साहब की कॉपी जो है पूरी पड़ी हुई, जो पुलिस की, और जहाँ जहाँ वो फॉरेन अफेयर में भी रहे, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में रहे, सारी पूरी बुक पड़ी हुई है मेरे पास। एक पेज भी उसमें से जो है वो मिसिंग नहीं है, वो भी देख लें। उसके बाद मेरे चाचा हजरात जो हैं सबकी जो है डेट ऑफ बर्थ देख लें। यहीं पे जो है ना पता चल जाता है झूठा कौन है सच्चा कौन है जो है ना वो। बल्कि मैं तो इतना भी कहता हूँ, अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे जो है ना ECL में मेरा नाम डाला जाए, और अगर मेरे मद्दे मुकाबिल झूठे हैं तो फिर मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। फिर प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वकार साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, क्या हाल है इस मामले का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो वैस राजपूत साहब ने जो सारी डिटेल्स बताई हैं, जाहिर है उनका दिल दुखा हुआ है, उनका फैमिली में मैटर है ये जायदाद का। तो इनकी बातों से मुझे जो लीगली तौर पर देखते हुए सुनते हुए मुझे जो मैं एक्सपेक्ट कर सका हूँ, वो तो इतना मैं एक्सपेक्ट कर सका हूँ कि इनकी 300 एकड़ से ज्यादा या 300 कनाल से ज्यादा अराजी मीरपुर मथेलो में है, जो कि इनको ये एकड़ है जी। हेलो जी 385 एकड़ है, ये कनालों में नहीं, एकड़ में। 385 एकड़ जमीन है इनकी मीरपुर मथेलो में, जो कि इनके चचा इनसे हथियाना चाहते हैं। अब और दूसरा इनके मकान है मीरपुर में, आज़ाद कश्मीर में, जो इनके चचा जिन पर नाजायज काबिज हैं। अब अगला सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा, जो कि रेलेवेंट होगा हमारी डिस्कशन के लिए, वो ये है कि ये बताइए कि अगर वो मकानों का कब्जा आपके चचा साहबान के पास है, तो अब तक आपने कौन सी लीगल रेमेडी अवेल की है? कि आपने कोई सिविल सूट फाइल किया है मकानों का कब्जा हासिल करने के लिए? और ज़रई अराजी के मुतालिक मुझे ये बताइएगा कि उसका कब्जा किसके पास है? उस ज़रई अराजी का आपके मुताबिक वो आपके वालिद साहब के नाम थी, तो अब उसका कब्जा किसके पास है? आपके चचा कैसे आपके पीसफुल पोजेशन में या आपकी पीसफुल ओनरशिप में इंटरफेयर कर रहे हैं? ये जरा काइंडली मुझे बता दीजिएगा। जी अवैस साहब। हाँ, इसमें मैं आपको थोड़ा ये क्लियर कर दूं कि जो जब 2001 में मेरी वालदा का जब इंतकाल हुआ, इसी मामलात में मैं मतलब ज़मीनों पे भी जाता रहा कि कुछ किसी तरीके से जो वालिद साहब की डेथ के बाद कानूनी हिसाब से लॉ ऑफ द लैंड जो है उसके मुताबिक और शरई हिसाब से भी सूरह निसा के मुताबिक वो हम वर्सा मैं और मेरे भाई जो हम टोटल 5 औलाद हैं, अब्दुल रज़ाक मेरे वालिद की जो है ना, तो मुझे ये था कि चले मैं लूँ। जब ना इसी भाग दौड़ में मैंने कब्ज़ा भी लिया सिंध में, और उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन भी दी कि जितनी भी ज़मीन है इसके TO फॉर्म इशू किए जाएँ। सरकार क्रोम की, ये भी सरकार की ज़मीन थी, अलाटमेंट थी। तो उसके बाद ये हुआ कि जो है ना वो उसका एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस सारा मैंने तैयार करवाया। फिर उसमें चूँकि मेरी स्टे UK की पक्की नहीं थी, तो मैं जो वालदा को 99 में जब हार्ट अटैक हुआ तो उनकी लुक आफ्टर के लिए बार बार आता रहा। एक पाँव इधर 6 महीने से ज़्यादा मैं रह नहीं सकता था इधर। तो बल्कि एक दफ़ा तो ये हुआ कि 14 दिन के अंदर अंदर मुझे UK से वापस आना पड़ा। तो वो फिर हर वहाँ पे भी जो अथॉरिटीज़ हैं उन पे भी मैंने उनको अप्लाई मतलब उनको भी अप्रोच किया, तो उन्होंने इतना रिलैक्सेशन दी कि ठीक है आप तुम्हारी वालदा जो है चूँकि बूढ़ी भी है और वो बेवा भी हैं तो उनकी लुक आफ्टर करो, आप जा सकते हो और आ सकते हो इधर। ये मुझे पे उन्होंने कंडीशन जो है वो कहने का मकसद ये है कि आपकी मीरपुर मथेलो में जमीन का कब्जा किसके पास है 385 एकड़ का? इस वक्त जो है ना मुझे नहीं पता। गैर कानूनी तौर पर आपकी जमीन बेच दी हुई है। 385 एकड़ में कितनी बेची है उन्होंने? जी बिल्कुल बेची है उन्होंने काफ़ी बेची है जी। कुछ बेची, मतलब
लाटें जो है ना उन्होंने 3 लाटें जो है वो 1 2 3 4 लाटें बेच दी हैं। टोटल 10 अलाटमेंट थी, 4 बेच दी हैं। 6 जो है वो भी मैंने एप्लीकेशन दी है, तो कागजों में तो नहीं बिकी हुई वो, लेकिन जो है ना उस पर सबका कब्जा है। और आपके वालिद साहब के नाम थी आपके बकौल, तो उन्होंने कोई जाली डॉक्यूमेंट बना के बेची हैं, किस तरह बेची हैं उन्होंने? अब मुझे नहीं पता इस बात का। उसमें ये है कि सारी मेरे वालिद के नाम नहीं थी कुछ। अच्छा, जितनी आपके वालिद के नाम थी वो सारी बेच दी है। उसमें क्यों अलाटमेंट है? हाँ वो उस पर भी कब्जा। मैं आपको ये दिखाता हूँ, इधर ये देखें, ये जो है ना, ये जो मेरे पास पेपर है इस वक्त, ये वहाँ मौके का जो मुख्तार कार, मैं कमिश्नर के पास गया था, कमिश्नर सखर के पास, उन्होंने फिर डीसी गोटकी को भेजा। ये मुझे मौके की रिपोर्ट उन्हें भेजी है, मुख्तार जो स्टेट मुख्तार कार जो है ना, स्टेट का स्टेट मुख्तार कार होता है, मौके की रिपोर्ट। हाँ मौके की रिपोर्ट ये मेरे उसमें ये कहते हैं मेरे वालिद साहब का जो है ना वो प्लाट बची हुई है, फिर उसके बाद फजल अहमद वो मेरे दादा उनकी बची हुई है, फिर 6 अलाटमेंट जो मेरे वालिद ने ख़रीदी थी 1970 में, ठीक है ना, उसका भी सब मेरे पास वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसमें से वो ये कह रहे हैं कि एक जो है ना वो एक इसके बाद अब कुछ नहीं ना, इसके बाद अब जो है ना ये तो स्टेट का मुख्तार कार है, फिर जो इनलैंड रेवेन्यू का जो मुख्तार कार है वहाँ पे घपला है, वो वहाँ पे मुझे नहीं पता उधर क्या हिसाब किताब वो क्या चल रहा है, वो वहाँ पे लोकल वहाँ पे जो सिंधी के साथ मुझे ये बताइए कि कितनी जमीन, मेरा सिंपल सा सवाल है ताकि हम कोई कंक्लूजन निकाल सके। मुझे बताइए कि आपके वालिद साहब के जो नाम जमीन जो अलॉट हुई थी उसमें से कितनी चचाओं ने बेच दी है, कितनी आपके वालिद साहब के नाम वहाँ पर खड़ी हुई है, कितनी पर आपका कब्जा है? अब आप पता है मुझे थोड़ा सा अगर बोलने दें तो आप समझ आ जाएगी आपको, तो समझ लगेगी आपको कि है क्या मसला क्या इधर ना। जो अलाटमेंट है ना, तो अलाटमेंट जो है वो एक बंदे को एक ही मिलेगी ना, ये 385 एकड़ तो नहीं मिल सकती। वो जो वहाँ उस वक्त होता है 32 एकड़ है या 100 जो भी, मतलब एक वो फिगर होता है ना। तो 1970 में मेरे वालिद साहब ने 6 अलाटें और ख़रीदी नहीं, लोकल हमारे गाँव के ही बंदे थे जो वहाँ पर काम नहीं कर पाते थे ना, तो उन्होंने फिर 1970 में स्टाम्प और लेटर शेटर लिख के दे दिया। 99 में जब मैं इधर आया अपने वालिद साहब के वफ़ात के बाद, वो उन्हीं बंदों ने जाके सब रजिस्ट्रार मीरपुर आज़ाद कश्मीर के पास जाके वो दोबारा एग्रीमेंट मुझे वो मतलब सब रजिस्ट्रार के रजिस्ट्री करवा दिया कि जी हमने ये अलाटमेंट इसके वालिद को बेची थी। उसके बाद ये 5 भाई, मैं खाली नहीं, मेरे बाकी 4 भाई भी उसके हिस्सेदार हैं। यही चीज़ लेके मैं वो जो सेल एग्रीमेंट और उसको इकरारनामा बयाननामा कहते हैं, उस वक्त कुछ किस्तें रहती थी सरकार की, तो वो सब मैंने मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जाके वो जमा कराई, और उसके बाद वो कागज़ जो रेलेवेंट जो प्रोसीजर होता है वो स्टार्ट किया कि भाई ये ज़मीन है, इसके जो है ना रिवाइज़ करो एक, तो दूसरा टीओ फॉर्म जितने भी हैं 385 एकड़ के, वो मेरी वालदा उस वक्त ज़िंदा थी, तो मेरी वालदा के नाम इशू कर दें, तो कि उसमें फिर फ़ायदा में ये था, पंजाब एक्ट है एक, जो कमिश्नर जो है ना वो डायरेक्ट फिर टीओ फॉर्म इशू कर सकता, तो मैं उस झंझट से बच जाता। टीओ फॉर्म इशू होने, क्या पोजीशन है उसकी? करंट पोजीशन पूछ रहे हैं। करंट वो लोगों के कब्जे हैं, मुझे वहां से कुछ भी नहीं आ रहा जी, मतलब पहले चाचे वहां से फसल उठाते रहे, कोई एफआईआर, कोई जो काबजीन है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो करनी चाहिए थी ना। हाँ मैं बताता हूँ आपको। उसमें मेरा 99 में जब मैं इधर आया, ट्रैक्टर चोरी किया चचाओं ने, उसके बाद उस पर जालसाजी की, उन्होंने कागज़ बनाए जो है ना जाली, तो वो उस पे जो है मैंने एफआईआर 99 में कटाई थी, लेकिन चूंकि मेरे चाचा बड़े बाअसर हैं जी, वो जो है ना वो उनके शुरू से जो है ना बड़े चाहते हैं। हम अगर टू दी पॉइंट डिस्कशन करें ना, अच्छा अब आपका मौक़िफ़ ये है कि जो 6 वो आप बता रहे हैं कि जो 6 अलाटमेंटें आपके वालिद साहब के नाम थी, जो डायरेक्ट उन्होंने खरीदी थी, जो कि जाहिर है आपकी विरासती ज़मीन नहीं थी वालिद साहब की, वो वालिद साहब ने खुद खरीदी थी, जिसका कि इंतकाल आपकी वालदा और आप 5 भाइयों के नाम होना था। अब हुआ ये कि आप वहां से सारी डॉक्यूमेंटेशन के बाद वहां गए, तो उसके आपने डॉक्यूमेंटेशन क्लियर कर दी, लेकिन अब उसका करंट स्टेटस क्या है? उसका कब्जा आपके पास नहीं है, और आप ये कहते हैं कि आपके चचाओं ने वो बेच दी है मुख्तलिफ लोगों को। हाँ ये इसी तरह ही। अब जो मैं वहाँ जो मीरपुर मथैलों में गया था, तो वहाँ पे फिर मुझे लोगों ने मना किया कि भाई आप वो ज़मीन पे ना जाओ। प्रोग्राम में मुझे एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। उनसे भी पूछ लेते हैं। सज्जाद जराल, ये क्या मामला है जो अपने ये ज़मीनों पर कब्ज़े की बात कर रहे हैं कि इनके चचाओं ने की हुई है कब्ज़ा इनके वालिद की वफ़ात के बाद सारा कुछ? ये आप वहाँ पर रहते हैं, आप ज़रा ग्राउंड रियलिटी बताइएगा, ये क्या मामला है वहाँ पर? जी शाजिया, मैं जो ना जब इस केस के पीछे गया, मैंने पूरे मुख्तलिफ महकमों में जो इसके मुतलका थे उनसे तहकीक की, मुकम्मल की, तो पता चला कि ये फजल सहन ये जो ना इसके अवैस के दादा हैं, तो इनके जो ना पाँच बेटे हैं। एक सजाद है, एक रज़ाक है, एक स्टार है और एक मुख्तलिफ के जो इनके स्टार के ये भाई हैं। तो इनके दादा ने जो ना वो 1967 में जो ना जब अपरेजिंग जब मंगला डैम बना तो उसमें उनको कोई ज़मीन मिली। वो ज़मीन जो ना वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को मुतासिर को मिली थी, इनको सिंध में मिली। तो वो ज़मीन जो थी इसके दादा के नाम थी। तो इसके वालिद जो फौत हो गए 98 में, इनके वालिद फौत हो गए। इनके दादा फौत हुए 2002 में। तो जब ये 2098 में जो नई जो अपरेजिंग हुई तो उसमें जो ना इनके दादा जिंदा थे, तो इनके वालिद जो पहले फौत हो गए। जो आप बात करें कलेक्टर मीरपुर आज़ाद चौधरी मोहम्मद अयूब साहब से हमने इस पर सारा उनका मौक़िफ़ लिया, ज़रा अपने नाज़रीन को वो सुनवा देते हैं कि वो क्या कहते हैं, ज़रा प्ले कीजिए। जो आपने बात बताई है ऑलमोस्ट इसकी एप्लीकेशन में यही दर्ज है कि उसके जो हकीकी चचा है उन्होंने उसका प्लाट भी हड़प कर लिया या ले लिया और मुआवजा भी ले गए हैं। तो इसकी दरख्वास्त हमारे पास ज़ेर समात है, तो उसके कानून के मुताबिक इंशाल्लाह उस पर फैसला होगा। जो भी अगर जिसका भी राइट बनता है कानून के मुताबिक ज़रूर मिलेगा उसको। जी जराल, आप बताएं। जी, जब ये मैंने तहकीक की तो पता चला कि जो इस्लामगढ़ जमुई में जो है ना जब 98 में जब कोड लगे, सर्वे हुआ, वापटा ने किए, तो उसमें एक इनके दादा का अवैस राजपूत के दादा का मकान था। मुआवजा जो है 28 लाख जो ना वो इनके जो चाचू को जो चाचा है उनको मिला है। तो उनका प्लाट भी जो न्यू सिटी में मिले अपने इस्लामगढ़ में, मुकामी लोगों ने इसकी जगह पर कब्जा किया हुआ है। सही। वकार साहब, आप इनको मशवरा देंगे? वक्त भी कम रह गया है। जी, मैं ये गुजारिश करूंगी ये सारे मामला देखने के बाद मुझे भी मौका दे दी। मैं देती हूँ, वक्त कम रह गया तो मैं चाह रही हूँ। कलेक्टर साहब कह रहे थे कि इनकी एक एप्लीकेशन पेंडिंग है और एज पर लॉ उस पर फैसला करेंगे। इनको चाहिए कि उसको बिल्कुल प्रॉपर्ली परसू करें। जो भी इनका मौक़िफ़ है कि चचाओं ने मकान गैर कानूनी तौर पर बेच दिया है, ये साथ एक सिविल दावा भी कर दें, क्योंकि ये कलेक्टर साहब जो हैं वो उनकी जुरिस्डिक्शन लिमिटेड है। ये अदालत में शहादत के बाद ये तय होगा कि ये मकान किसके थे, किसने बेचे, क्यों बेचे, कौन से कागजात थे, कौन से लीगल राइट थे जिसके तहत उन्होंने बेचे और क्या वो कागजात जाली थे या असली थे। ये सारा मामला सिविल केस के जरिए ही एस्टेब्लिश हो सकेगा। तो मकानात के लिए मेरी इनसे ये दरख्वास्त है कि ये सिविल दावा करें। और मीरपुर मथेलो की ज़मीन का जो मुझे पता लगा है और समझ आई है वो ये है कि वहाँ पर कोई मुकामी लोग काबिज हैं। तो अगर मुकामी लोग काबिज हैं तो ये फौरन वहाँ पर सिविल दावा करें और उनकी बेदखली के लिए इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत उनके खिलाफ इस्तगासा भी करें, प्राइवेट कंप्लेंट, ताकि उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी हो सके और सिविल कानून के तहत इनको कब्जा भी वापस मिल सके और ये क्लेम भी कर सके। जी हाँ, अब ऐसा एक चीज़ और मैं जो है ना मौके का जो फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, ये देखें जी, जो है ना यहाँ पे पाकिस्तान में 1961 का एक्ट, जब भी जो आपके जो नुमाइंदा मीरपुर हैं जो कह रहे हैं लॉ ऑफ द लैंड इधर है, फिर खानकी मसला कौन सा होगा भाई? 1961 का एक्ट पाकिस्तान में लगा हुआ है, फैमिली लॉ, ठीक है। ये मेरे पास बुक में साथ लाया हुआ हूँ। इसमें सेक्शन 4 जो है वो प्रोटेक्शन देता है उन यतीम, सेक्शन 4 सक्सेशन का सेक्शन 4, उसके तहत मैं और मेरे भाई जो है मेरी दादा की विरासत में भी जो है ना हिस्सेदार हैं। पाकिस्तान में कानून लगा हुआ है, या वो खुद मुख्तार इलाका नहीं है, अभी वहाँ पे करेंसी पाकिस्तान की है, तस्वीर जो है सारी सरकारी इदारों में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की लगी हुई है। तो वहाँ पे भी कानून जो है पाकिस्तान का होना चाहिए। ये बताएं कि वहाँ पे इस वक्त जो है आज़ाद कश्मीर में जो है 1961 का एक्ट जो है वो लागू क्यों नहीं है, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं है? मैं इसके 1961 के एक्ट के तहत
बाकी ज़मीन जो है ना, क्योंकि ये जो मकान है ये तो सरकारी जगह में बना हुआ है, खालसा सरकार में, और मेरे वालिद ने बनाया है, मेरे पास प्रूफ हैं। लोकल बंदे जितने भी हैं वहाँ पे बुज़ुर्ग, उन्होंने जो है बयान भी दिए हैं, और वहाँ पे गांव में भी जाएं वो लोग भी ये कह रहे हैं। ये 2 गवाह ले आए जिनकी उम्र जो है 40 साल से ऊपर है ही नहीं है, इनको क्या पता जो है ना। और फिर वो एक बंदा उसमें जो है वो ऐसा है जिसका मकान ही जो है अपराइजिंग में नहीं आया, वो सरकारी मुलाजिम है, मैं तो उसके खिलाफ नैब में जाऊँगा अब जो है ना। तो आपसे बस ये मकसद कहने का है, जब 1961 का एक्ट यहाँ लगा हुआ पूरे पाकिस्तान में, प्रोटेक्शन दी गई है बेवाओं को, यतीम बेटे बेटियों को जो कि अपने दादा के होते हुए जो है ना यहाँ पे वो यतीम हो जाते हैं, तो उनकी जगह जो है उनकी जायदादों को प्रोटेक्शन दी गई कि उनका बाप अगर या माँ अगर जिंदा होती, जितना उनको हिस्सा मिलना था वही आगे बच्चों को मिलेगा। तो मुझे क्यों आज़ाद कश्मीर में और मेरे भाइयों को मेरी दादा की विरासत और नाना की विरासत से क्यों जो है ना महरूम किया जा रहा है? क्योंकि मेरे नाना भी जो हैं वो मेरे चचा के सके मामू थे जो है ना। तो ये जुल्म की दास्तान जो है ये छोटी सी नहीं है, ये बहुत बड़ी है। यहाँ पे पाकिस्तान में जो है इस्लाम का कानून है, शरई कानून है, और फिर जो है 1961 एक्ट जो है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस राजपूत हमारे साथ हैं, सजाद जलाल, वकार मुश्ताक। हम आपके जो इश्यूज हैं फॉलो अप लेते रहते हैं, आपके इशू को भी हम फॉलो करते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ, कहानी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।